राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में रविवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट पहुंचे, जहां बालाघाट जिले में नक्सल इतिहास में पहली बार एक साथ 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 77 लाख रुपए का इनामी हार्डकोर नक्सली कबीर भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नक्सलवाद की सफाई की दिशा में ये एक बड़ी सफलता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर चुनौतियां और संभावनाओं को लेकर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लागू किया। साथ ही मध्य प्रदेश में स्थापित 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज युवाओं को आधुनिक कौशल आधारित और बहुविषयक शिक्षा प्रदान करते हुए नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। मध्य प्रदेश इस नीति को लागू करने में पूरे देश में सबसे आगे है। हमने इसे सिर्फ किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कौशल विकास, नवाचार और अपनी संस्कृति के पुनर्जागरण से भी जोड़ा है। सीएम ने गर्व जताते हुए बताया कि इंदौर और रतलाम के 2 सांदीपनि विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय चुना गया है। ये दोनों स्कूल नई शिक्षा नीति के मॉडल के रूप में पूरे देश में चर्चित है। कार्यशाला में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश ने जिस तेजी और गंभीरता से एनईपी 2020 को लागू किया है, वह अन्य राज्यों के लिए मिसाल है। यहाँ मातृभाषा में पढ़ाई, व्यावसायिक शिक्षा को 10वीं से शुरू करना और डिजिटल लर्निंग जैसे कदम सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब पहली कक्षा से ही कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू हो गई है। 920 से ज्यादा सीएम राइस स्कूल बन चुके हैं और हर जिले में कम से कम एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का लक्ष्य पूरा होने की ओर है। संस्कृत और प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और देशभक्ति का माध्यम है। मध्य प्रदेश इस दिशा में सही रास्ते पर चल रहा है। कार्यशाला में प्रदेश के सभी विद्यालयों के कुलपति, कॉलेज प्राचार्य, शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षाविद शामिल हुए। मित्रों, मैं सौभाग्यशाली हूं। मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य है जो एनईपी की क्रियान्वयन में अग्रसर तो है ही, भारत की सभ्यता को कंटिन्यूटी के साथ जोड़े रखने का भी अग्रसर है। ये भारत की हृदय स्थल है। भारत की समाज को अगर तात्विक दृष्टि से समझे, हमारी जो ग्रंथ रहा, हमारी जो विचार रहा, विश्वास रहा, धर्म रहा, मध्य प्रदेश ऐसे एक लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जहां सनातन हिंदू धर्म का बहुत बड़ा व्याख्यान हुआ है, बुद्धिज्म की व्याख्यान हुआ है, जैनिज्म की व्याख्यान हुआ है। परवर्ती अवस्था में मुगलों का भी इंपैक्ट मध्य प्रदेश के ऊपर आया है। सिद्धांततः सभी साहित्य, सभी तत्व अच्छे के लिए होता है। शिक्षा ऐसा एक विषय है, और इस विषय को हम लोग आज एनईपी 2020 के बैकग्राउंड में 5 साल, जब एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन का ये 5th ईयर है, 5वां साल है। मैं ऐसे नहीं मानता हूं कि भारतीय शिक्षा नीति कोई नई मसौदा है। भारत की सभ्यता आधारित, जिसको कभी भारतीय ज्ञान परंपरा कहा जाता है, भारतीयता कहा जाता है, जो इस सभ्यता के मूल स्तंभ है, जिसमें वैज्ञानिकता, साइंटिफिकनेस, जिसमें फिलोसॉफिकल क्लैरिटी,
दार्शनिक स्पष्टता और आध्यात्मिकता की पटु इंपैक्ट रहती है, स्पिरिचुअलिटी, यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मूल स्तंभ है। उसी के ऊपर पिछले कई सदी से, विशेष करके 19वीं सदी और 20वीं सदी में कुछ विस्मृति हम लोगों की हुई थी। विशेष करके 19वीं सदी में मैकॉले और एक सिंबल है, मैकॉले एक सिंबल है, अनेक नामों को जोड़ा जा सकता है। उन्होंने भारत को अंग्रेजों की शासन को लंबे समय तक स्थायी बनाने के लिए जो रणनीति बनाई, उसमें उन्होंने सबसे पहले किसी के ऊपर प्रयोग किया, किसी को डिरेल किया, वो शिक्षा को किया। इसीलिए पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही कहा, आज हम 2025 में हैं और 10 साल के बाद 2035 तक मैकॉले प्रणाली को भी 200 साल होगा। क्या हम तब तक मैकॉले प्रणाली, हमें शायद अंग्रेजी भाषा से आज 21वीं सदी में कोई बहुत परहेज नहीं है, लेकिन क्या हमारा विचार की क्लैरिटी, स्पष्टता मैकॉले स्पिरिट पे होगा या भारतीयता पे होगा? मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप सभी के प्रयास से जो लागू हो रहा है, या उसका जो हम मध्यावधि समीक्षा कर रहे हैं 5 साल की 5वीं साल में, इसी विषय को याद दिलाने के। तो देश में लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की हिसाब करूं तो मध्य प्रदेश में, मैं एक स्टैटिस्टिक्स अभी हिसाब कर रहा था, मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवाओं के द्वारा देश समाज को बदलने के विश्वास का प्रतीक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे शिक्षा परिदृश्य में एक गहन परिवर्तन और सुधार का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को नई दिशा देने की दूरंदेशी कार्य योजना है, जिसका मूल स्वभाव समग्रता है। नीति के लक्ष्यों के समग्र शिक्षा, समग्र विकास और समग्र राष्ट्र निर्माण से जुड़ी चुनौती और मध्य प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध संभावनाओं पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामूहिक विचार की पहल सराहनीय है। नीति के एकीकृत स्नातक कार्यक्रम, बहुप्रवेश बहु निर्गम व्यवस्था, शैक्षणिक बैंक ऑफ क्रेडिट और अनुसंधान केंद्रीय वातावरण आदि प्रावधान उच्च शिक्षा के अधिक लचीला, आधुनिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक से समृद्ध बनाने का अवसर है। इसके लिए प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं को नवाचार, गुणवत्तापूर्ण संकाय विकास, डिजिटल अवसंरचना और उद्योग शिक्षा सहभागिता के सुदृढ़ीकरण के कार्य समयबद्ध तरीके से करने होंगे। विद्यालयीन शिक्षा में बच्चों को मातृभाषा में अभिभावात्मक शिक्षण के द्वारा मूल साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान देने के लिए अधिक आनंदमयी, समझ आधारित और भविष्य उन्मुख शिक्षा के लिए ही एनईपी में 5+3+4 की संरचना की गई है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और नवाचारशील पद्धतियों के द्वारा हमें हमारे विद्यालय तंत्र को अग्रणी बनाना है। 21वीं सदी के लिए विद्यार्थी को तैयार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा कौशल निर्माण, डिजिटल साक्षरता और सेल्फ लर्निंग के लिए आयाम को प्राप्त करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच के साथ करना होगा। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता भी है और ये हमारी सनातन काल की शिक्षा के माध्यम से दुनिया में भारत की पहचान
जब हम अपने वसुधैव कुटुंबकम के उस भाव की तरफ देखते हैं तो अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ में भारत दुनिया में कुलगुरु के नाते से जाना जाता है। और कुलगुरु की जब हम बात कहेंगे तो कुलगुरु का तात्पर्य हम अपने नियंता नहीं है, अधिष्ठाता नहीं है, हमारे जीवन की अच्छाइयों के साथ जोड़ करके जीवन में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग के माध्यम से हम गुरु की उस महत्ता को नमन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। तो ये प्राचीन गौरवशाली अतीत के उदाहरण भी हमारे सामने है और इसी आधार पर जब हम अपने शिक्षा नीति की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री का और माननीय धर्मेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 लागू करके उसके दायरे भी खोले और शिक्षा नीति जो हमारी भविष्य की चुनौतियों में अपनी सार्थक भूमिका अदा करे, अपने शिक्षित होने के साथ उस परंपरा के आधार पर जिसने 200 साल तक अपने सारे विद्यार्थियों के दायरे बहुत सीमित कर दिए, एक विशेष नंबर का चश्मा लगा करके केवल कागज की डिग्री लेने के लायक शिक्षा नीति बन करके हमारी युवाओं के साथ जो अन्याय काम करने का काम अंग्रेजों ने किया, बाद के भी काल में कांग्रेस ने किया। मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा कि आज की शिक्षा नीति में वो सारे दायरे खोले हैं जिसके आधार पर भारत दुनिया के अंदर अपनी बौद्धिक क्षमताओं के युवाओं के लिए एक उन्नत आकाश का मार्ग देता है। आओ आगे बढ़ो और सभी प्रकार के क्षेत्र में जो आपकी क्षमता योग्यता है सारे दायरे खोलकर बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने अपनी शिक्षा नीति लागू करने के साथ अगर आगे बढ़े तो हमने पीएम एक्सीलेंस कॉलेज 55 खोले, जिसके आधार पर शिक्षा नीति के समेकित रूप से सभी प्रकार के वो सब विषय जोड़ करके जिसमें शिक्षा नीति को लागू करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प किया। स्कूल शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा में हमने विश्वविद्यालयों के भी लिए आज अपने भले ही ट्राइबल का बेल्ट हो, टंट्या मामा के साथ हमने खरगोन में विश्वविद्यालय दिया तो 1857 के हमारे अमर योद्धा टंट्या मामा के साथ साथ हमने अपने गुना में भी विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया। तो रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर में, यद्यपि सागर में हरि सिंह गौर जी ने आजादी के पहले एक अपने विश्वविद्यालय की बड़ी सौगात दी थी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी लिमिटेड होता है, स्टेट के बच्चे तकलीफ में थे, ऐसे हमने विश्वविद्यालय भी देने का प्रयास किया और साथ ही साथ सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर सच में इतना अच्छा लगता सुनकर के भी कि सांदीपनि विद्यालय को 2 विद्यालय हमारे जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में से चुने गए, मैं बधाई देना चाहूंगा 2 सांदीपनि विश्वविद्यालय, एक हमारा इंदौर का और एक रतलाम का। ये दोनों एक एक्सीलेंस स्कूल के रूप में अपनी महत्ता पाते हैं। और जिस प्रकार से हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी का पिछले समय में 10th और 5वीं का जो बोर्ड एग्जाम प्रारंभ हुई, जिससे गुणवत्ता भी सुधरी और गुणवत्ता सुधरने के आधार पर हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा गया। आज मैं जब अपनी तरफ देखता हूं तो 370 सांदीपनि विद्यालय बनके तैयार हुए। मैं धन्यवाद अदा करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी, दोपहर में हमारे सांदीपनि विद्यालय का निरीक्षण भी करने वाले हैं। मैं अभी से आपको बधाई देना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा मॉडल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बना है। इसी के साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री ने लैपटॉप, स्कूटी, कोचिंग, साइकिल, कई प्रकार की चीजों को जोड़ते हुए विद्यार्थियों का उनका न केवल मनोबल बनाना बल्कि सरकार के साथ सहकार करते हुए सभी वर्गों की मदद करते हुए सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने अपने सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एनईपी की भावना के आधार पर बीएससी एग्रीकल्चर के विषय भी प्रारंभ किए। विश्वविद्यालय ये अलग अलग विश्वविद्यालय एक सब्जेक्ट लेके क्यों होना चाहिए, तो समेकित रूप से एक विश्वविद्यालय में वो सारी पढ़ाई होने चाहिए। वो प्रारंभ में यही होता था, काल के प्रवाह में थोड़ा विसंगति हुई है, हमारी सरकार सब संशोधित करते हुए आगे बढ़ रही है। हमको इस तरह से ऐसे कई सारे विषय को हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन सच में आज की यह कार्यशाला भविष्य की एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस भावना के आधार पर मैं पुनः अपने शिक्षा मंत्री का अभिनंदन करता हूं और कुल मिलाकर के इस कार्यशाला के मूल उद्देश्य को यह कार्यशाला प्राप्त करेगी, अपने मध्य प्रदेश के लिए नींव का पत्थर साबित होगी। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की जय। पुलिस, शहीद टास्क फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सल इतिहास में पहली बार एक साथ 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें 77 लाख रुपए का इनामी हार्डकोर नक्सली कबीर भी शामिल है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद के सफाई की दिशा में एक बड़ी सफलता है। ये सरेंडर प्रदेश की नक्सल आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर हुआ है। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे की तय समय सीमा और जंगलों में सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के कारण नक्सलियों ने सशस्त्र हिंसा छोड़कर बातचीत के जरिए सरेंडर का निर्णय लिया। नक्सलियों ने यहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने AK-47-2, इंसास-2, SLR-1, SSR-2, BGL सेल 7 और 4 वॉकी टॉकी भी पुलिस को सौंपे हैं। बालाघाट जिला लगभग 35 सालों से नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की लगातार कार्रवाई और केंद्र सरकार की सख्त रणनीति के चलते ये क्षेत्र धीरे धीरे नक्सल प्रभाव से मुक्त हो रहा है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की केंद्र सरकार की डेडलाइन के अनुरूप प्रदेश में अभियान तेज किए गए, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में लाल सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कहीं परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। मैं मान के चलता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 और अब तो जनवरी 2026 तक की टाइम लिमिट दी है, हमारी पुलिस ने वो काम करके दिखाया जिसमें वाकई वो अभिनंदन की हकदार है। जोरदार अभिनंदन हमारे तीनों तरह के पुलिस फोर्स के लिए। भारत सरकार के समर्थन के साथ छत्तीसगढ़ में रोज ये ऐसे दृश्य आम हैं। हमारे लिए ये नई बात, पहले एक महिला नक्सली सुनीता ने हमारे बीच आकर के इस शांति के पथ पे कदम बढ़ाया था। जोरदार अभिनंदन करें पुलिस के तब के वातावरण के लिए। और उसके बाद ये दलम का एक नया 10 सदस्यीय समूह, जिसके आधार पर हमारे लिए अगर इनके नाम देखें तो ये सुरेंद्र उर्फ कबीर, जिसपे मध्य प्रदेश ने 12 लाख का, छत्तीसगढ़ ने 25 लाख का, महाराष्ट्र ने 25 लाख का इनाम डिक्लेयर किया था। कुल जवाब 62 लाख का इनाम इस पे था। आज इनने सरेंडर किया है। ये संविधान की कॉपी लेकर के हम एक तरह से पुनर्वास की नीति के अंतर्गत शासन की योजना हमारे सारे व्यवस्थाओं के लिए हमारे साथ मिलकर के उस मार्ग को त्याग करके जिससे कठिनाई पैदा होती है, समाज में अव्यवस्था होती है और कानून के रास्ते पे जो आएगा सरकार उसका पुनर्बसाहट का पूरा काम करेगी। निश्चित रूप से राकेश बोडी इन्हीं का भी इसी प्रकार से ये
वो नाम तो सलिता, लालू, शिल्पा, नवीन, जयशीला, विक्रम, जरीना और समर सब मिलाकर के 2,36,00,000 का अलग अलग इनाम इन पर डिक्लेयर था और ये आज हमारे मुख्य धारा में मिल रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम जो कर सकते हैं पुनर्वास के लिए उससे आगे बढ़ के करेंगे, ये पक्का है। और हर तरह से जो हमारे साथ हथियार त्याग करके आ रहे हैं उनके लिए चिंता करने का काम हमारी सरकार का, हमारी सरकार के माध्यम से और भी जो बचे हैं वो हथियार त्यागे। इस अपेक्षा के साथ मैं बताना चाहूंगा, अकेले 2025 में बालाघाट जोन में अब तक 10 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी करने का काम हमारी पुलिस ने किया था। ये बड़ी बहादुरी का काम था। हमारे राज्य के निकटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री से तो मिलना ही है लगातार, लेकिन ये एक समेकित अभियान चल रहा है जो केवल देश का छत्तीसगढ़ से नहीं है, महाराष्ट्र का भी है, आसपास के सारे राज्यों में जहां जहां नक्सलवादी समस्याएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में समेकित रूप से हम हर जगह नक्सलवादियों के खिलाफ पूरी ताकत से भी लगे और जो मैदान में आता है और मैदान में लड़ना चाहता है उसका मैदान में खात्मा करते हैं और जो आके सरेंडर करता है उसके जीवन की गारंटी लेके उसका पुनर्वास कराते हैं। सर क्या अपील करना चाहते हैं? पॉलिसी उसी अपील पहले दोहराई ना मैंने, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। जो हमारे साथ आकर के हथियार का समर्पण करना चाहता है उसकी जीवन की गारंटी हमारे द्वारा ली जा रही है। उसके जीवन के पुनर्वास को लेकर के सभी प्रकार के आजीविका के लिए जुड़े हुए जो जरूरतों की वहां भी मदद करेंगे, मकान से लगा करके बाकी चीजों की चिंता करेंगे, इनाम भी देने वाले हैं और उसी के अलावा भी और कहीं कोई किसी प्रकार का कष्ट होगा उसमें भी हम खड़े। लेकिन हथियार उठा करके जो संघर्ष की इच्छा रखते हैं उनसे हम दबने वाले नहीं, उनको ठिकाने लगाएंगे। और चलिए बात करेंगे खास खबरों की। पिछले 3.5 दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहे बालाघाट जिले के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब 2,36,00,000 रुपए के इनामी 10 नक्सलियों ने हथियार समेत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। बता दें कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनमें एमएमसी जोन के सचिव कबीर उर्फ सुरेंद्र, केबी डिवीजन के राजेश, समर, लालसू, शीला, नबीन, जरीना, शिल्पा, सुनीता और एक कबीर का गनमैन शामिल है। इनके सरेंडर के समय 2 AK-47, 2 इंसास और 1 SLR और 2 सिंगल शॉट जैसे आधुनिक हथियार जब्त किए। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की जो डेडलाइन तय की गई थी और आत्मसमर्पित नक्सलियों की पुनर्वास नीति का ही परिणाम है जो इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। विक्रम, कब से आप नक्सली संगठन में? बिल्कुल 2019। अच्छा, कैसा लग रहा है आज समर्पण किए आपने? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। हाँ। इसके बाद क्या करेंगे आप? अब घर जाके खेती का काम करेंगे। अच्छा, अभी वो अपील कर रहे हैं उसको मानते हुए उसको जो हमारे सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो मेंबर छत्तीसगढ़ तीसरी मेंबर जगदलपुर में पुलिस शहीद टास्क फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने इस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। इसमें सुरेंद्र कबीर जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता सम्रत, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू इस पे 14 लाख का इनाम, सलिता और सावित्री इस पे 14 लाख का इनाम, विक्रम उर्फ हिडमा इस पे 14 लाख का इनाम, लाल सिंह,
मरावी इस पे 14 लाख का इनाम, शिल्पा निप्पो इस पे 14 लाख का इनाम, जरीना जोगी मुसाक इस पे 14 लाख का इनाम, जयशीला उर्फ ललिता 14 लाख का इनाम, नवीन नुप्पो इस पे भी 14 लाख का, कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम